हेलो बालको। आज हम बात करेंगे साइंस के 10th क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा और उत्तर भी बताऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर बोल दिया आपने, उत्तर नहीं बोले। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि थोड़ा सा बोल पाना कठिन होता है ना, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा आंसर। आप अपनी कॉपी खोल कर नोट कर लें और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी आप विद्या से भी पढ़ें क्वेश्चन बैंक, जो जहाँ से आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं वो अच्छे से याद करें। बाकी जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन्हें आपको याद करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि केमिस्ट्री से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले केमिस्ट्री बताऊंगा आपको। 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वो नोट करो। पेपर में आ सकता है आपके क्रियात्मक समूह एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर टिप्पणी लिखिए। मतलब हाँ, 4 टॉपिक आ सकते हैं। क्रियात्मक समूह पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, एल्केन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, एल्कीन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, एल्काइन पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। हाँ, तो आप कैसे लिखेंगे देखिए। क्रियात्मक समूह की परिभाषा होती है परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को बताता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, ये हो गई क्रियात्मक समूह की परिभाषा। अब कौन कौन से, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, ये उदाहरण लिख देना। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है। OH, CHO, CO, उसके बाद COOH, ये होता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक के कुछ ऐसे लिख देंगे उदाहरण। इतना ऐसा ही लिखना है आपको, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नोट करें बेटा। हाँ, एल्केन। बेटा एल्केन पर टिप्पणी लिखे तो ज़्यादा कुछ खास ना लिखिए। लिखिए एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, इनकी ज्यामिति चतुष्क फलकीय होती है, इनकी ज्यामिति चतुष्क फलकीय होती है। बस ये 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो एल्केन हो गया तुम्हारा। ठीक है, एग्जाम्पल में, उदाहरण में लिख देंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ओके, अब CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इतना तो लिख लेंगे ना। C2H6 ये होता है एथेन का फॉर्मूला, C3H8 ये होता है प्रोपेन का फॉर्मूला। फिर आता है एल्कीन पर टिप्पणी लिखिए। आ सकता है तो लिखेंगे एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित होता है। द्विबंध मतलब कार्बन कार्बन होंगे, उनके बीच में दो, जैसे एक कार्बन ये कार्बन, इनके बीच में 2 बॉन्ड होंगे। ठीक है, आप देखेंगे बुक में लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्कीन। इनकी ज्यामिति कैसी होगी बेटा, देखिए इनकी जो त्रिकोणीय ज्यामिति होगी, क्या ट्राइगोनल कह सकते हैं इसको। हाँ, त्रिकोणीय 120 डिग्री का कोण बनेगा। और एल्केन में 109 डिग्री 28 मिनट, कभी कभी 5 मिनट लिखा रहता है। 128 डिग्री 5 मिनट का, सॉरी, हाँ मैंने क्या बताया बेटा आपको, क्या बोल रहा था मैं, एल्केन पे हाँ 109 डिग्री 5 मिनट का कोण, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, मैं गलत शायद बोल दिया पहले, तो ये बात ध्यान रखें। फिर बात आती है एल्काइन पर टिप्पणी लिखना है बेटा। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनका सामान्य सूत्र -2 होता है। ठीक है, इनकी ज्यामिति रेखीय होती है, यह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे एल्केन प्रतिस्थापन देते थे, वैसे एल्काइन कैसी दे रहे हैं, योगात्मक। तो एल्कीन भी बेटा कैसी अभिक्रिया देंगे, योगात्मक। ये पॉइंट जोड़ लेंगे आप। तो बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, फिर बेटा आपसे पूछा जा सकता है एल्किल समूह क्या होता है, तो आप देंगे उत्तर, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो एल्किल समूह का निर्माण होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। ठीक है, इतनी बात आप लिख देंगे। फिर पूछा जाता है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, तो उत्तर लिखिए आप। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उसे एल्केन कहा जाता है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक, और
यह ब्रोमीन जल के रंग को उड़ा नहीं पाते हैं, मतलब डिकलराइज नहीं करता। ब्रोमीन येलो कलर का होता है, जब इसमें डालते हैं तो डिकलराइज नहीं होता, ब्रोमीन का जो रंग होता है उड़ता नहीं है एल्केन में डालने पर। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए इनका। सामान उदाहरण लिख देंगे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन, जो भी आपको उदाहरण आते हैं तो लिख सकते हैं। मैं सिंपल भाषा में आपको जस्ट बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप अच्छा लिखिएगा उत्तर, बाकी आपको डेफिनेशन अगर याद नहीं होती तो। ठीक है, फिर मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, फिर आप इसमें कहेंगे वे हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें त्रिबंध उपस्थित होता है उन्हें एल्काइन कहा जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अब CnH2n पूछना मत कैसे लिखा जाता है, C बनाओ, स्मॉल n लिखो, फिर H लिखो, 2 लिखो, फिर स्मॉल n लिखो, देखा बुक में लिखा होगा। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है CnH2n-2। ठीक, यह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, यह योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, और इनकी ज्यामिति वो तो बता दिए पहले एल्केन एल्काइन में, वो लिख लीजिएगा। फॉर्म उदाहरण के तौर पे आप लिखेंगे इसमें एसिटिलीन, एसिटिलीन लिख देंगे आप, और एथाइन जिसको बोलते हैं, प्रोपाइन लिख देंगे, ब्यूटाइन लिख देंगे। ठीक है, C3H4 उदाहरण है इसका, C2H4 उदाहरण है इसका, C3H6 उदाहरण है इसका। तो इस एल्कीन एल्काइन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो एल्कीन और एल्काइन के लिख देंगे। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। एथिलीन एक ऐसी गैस है जो आम को पकाने में नहीं, फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो ये था आपका केमिस्ट्री वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा एक अभिक्रिया आ सकती है उष्मा छेपी व उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो उसमें उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए, जितनी जल्दी हो सके बेटा नोट कर लेंगे, आप ही का फायदा रहेगा। बाकी तो मैं बोल दे रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, आपको याद हो जाए। लिखिए उष्मा शोषी, पहले उष्मा शोषी बोलते हो, उष्मा शोषा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए बेटा आप क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, उष्मा शोषी है, मान लिया कोई डिकम्पोजिशन अभिक्रिया लिख दीजिए, कोई वियोजन अभिक्रिया पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इतनी तो उम्मीद करता हूं कि आप हाई स्कूल में हैं और खाने के सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 का फॉर्मूला तो जानते होंगे। NaHCO3 लिखिए एक तरफ, फिर एरो खींचिए, उस पर 120 डिग्री टेम्परेचर लिखिए, फिर एरो को उस तरफ लिखिए Na2CO3, फिर प्लस लगाइए, फिर CO2, फिर प्लस लगाइए H2O। बोर्ड नहीं मैं बता देता। तो ये बेटा हो जाएगा आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। क्यों? क्योंकि NaHCO3 2 मोल लेना बेटा। हाँ, NaHCO3 तोड़ने के लिए आपने 120 डिग्री टेम्परेचर दिया, ये उष्मा शोषी हुई। ओके, अब नोट करेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया। तेज बोल रहा हूं, चलो अच्छा नोट करो। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर उष्मा निर्मुक्त होती है, निकलती है, या कह सकते हो आप, उन्हें उष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहा जाता है। कुछ वर्ड्स में देखिएगा आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा। और उदाहरण में लिखेंगे बेटा, उदाहरण, इतनी छोटी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इतनी छोटी डेफिनेशन देख लीजिएगा आप अच्छे से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, अच्छे से मतलब समझ में आ जाए। उदाहरण लिखो, देखो HCl ले लो बेटा, HCl प्लस NaOH लिख लिया। अब आप क्रिया तो जानते हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये नोट कर दो। इधर NaCl बनेगा और H2O निकलेगा। ठीक है, तो ये उष्मा शोषी उष्मा छेपी हो गया बेटा। फिर आती पेपर में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन बन गया तो लिखो उत्तर। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराने पर लवण तथा जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया लिख लिया आपने बेटा। उदाहरण में वही NaOH प्लस HCl की रिएक्शन करा दो तो NaCl निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। NaOH प्लस HCl, फिर एरो खींचो, फिर NaCl और H2O लिख दो। इतना लिख सकते हो आप। हाँ, नहीं तो बहुत मारूं, गधे हो फिर एकदम।
अब बात आती है हमारे पास अगला क्वेश्चन हमसे क्या बन जाएगा बेटा, आता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। धातुओं को उनकी सक्रियता के बढ़ते क्रम पे रखने पर, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। धातु और धातु चैप्टर से अगर क्वेश्चन फंसेगा तो ये आएगा कि सक्रियता श्रेणी को परिभाषित कीजिए, इसका महत्व बताइए। ऐसा प्रश्न फंसेगा, मैं डेफिनेशन बोले दे रहा हूं, बाकी ये सीरीज से नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, मैंने क्या बताया बेटा, धातुओं की इनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, श्रेणी बताऊंगा तो उल्टा नीचा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो आप वैद्युत वो चैप्टर खोलो विद्या, उसमें देखो धातु धातु में एक सक्रियता श्रेणी बनी होगी, इसे नोट कर लो जाके। ठीक है, ये तुम्हारे पेपर में हो गया। फिर मेंडलीव मेंडल का भी लेके रहा हूँ मैं, टेंशन ना लो। मेंडलीव का लिखे बेटा, मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम। तत्वों के मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु भारों का आवर्ती फलन, इसे मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम कहा जाता है। कभी कभी एक ही नंबर में आता है बात पूछने कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम क्या है। और बेटा दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण 7 नंबर में फंसेंगे। विद्या खोलिए, बता लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पता है बात, उन्हें खोलिए और बेटा याद कर लिए उनको अच्छे से। हाँ, आएगा ये क्वेश्चन, बाकी मैं मजबूत करो, बोल दूंगा, लेकिन देखो वीडियो कितना लंबा हो जाए, अभी तो बनाना चालू किया है। तो बेटा मैंने क्या बोला, मेंडलीव का। अब मोसले का नियम लिख लो बेटा, क्योंकि मेंडलीव मोसले का अपना टक्कर चल रही है। इसमें लिखो मोसले का नियम, मोसले का आवर्त सारणी का नियम। मोसले, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन। ठीक, ये है मोसले का आवर्त सारणी का नियम। मामला ये है कि मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के अनुसार रखा है, और मोसले बाबा ने, बाबा कह सकते हैं ना, बूढ़े हो गए होंगे वो लोग भाई, तो मोसले ने जो रखा था वो परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा था। ओके, अब बेटा एक डेफिनेशन आती है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एक होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक होता है आयनन विभव, और एक होता है वैद्युत ऋणात्मकता। इन 3 परिभाषाओं को याद कर लेना आप टिप्पणी की तरह। लिखो वह आयनन विभव लिखो, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, पॉज करके लिख लिए आप लोग, बाकी उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या बताऊं कि कह देना उसमें कि यह आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह गुण जो है तत्वों का बढ़ता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। ठीक है, लिख लिया। और हीलियम का आयनन विभव पूरे आवर्त सारणिक तत्वों में सबसे ज्यादा है, ये याद रखें। हीलियम भी लिख दें, ठीक है, इतना लिख देंगे, 2 नंबर 1 नंबर बहुत है। फिर लिखिए बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता में लिखिए आप, किसी गैसीय उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक अधिकतम इलेक्ट्रॉन को योजित करने पर, मतलब उसमें डालने पर, उसकी बाह्यतम कोश में परमाणु द्वारा जितनी ऊर्जा निर्मुक्त की जाती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जब आप डालोगे एक्स्ट्रा, हाँ, तो उससे कुछ परमाणु कुछ ऊर्जा निकालेगा, जिससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। ठीक है, इतनी बात लिखी नहीं, लिख ली। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। एक ये क्वेश्चन भी आपके रेडी होगा, 3 क्वेश्चन, अन्य अभी इलेक्ट्रॉन रह गया। वैद्युत ऋणात्मकता में लिखिए बेटा, किसी परमाणु का वह गुण, किसी परमाणु का वह गुण जिससे वह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। मतलब किसी परमाणु का वह गुण जिससे वह किसी साझे के इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई परमाणु जैसे H और Cl जुड़े हुए हैं, HCl, तो Cl क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा,
Cl क्या करे, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। Cl के इस गुण को ही नाम दिया गया था वैद्युतात्मकता Cl की क्या है, ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले रहा है। तो समझ पाए नहीं समझ पाए वैद्युतात्मकता क्या होती है। तो बेटा ये आपको मैंने सिंपल वर्ड में वैद्युतात्मकता भी समझा दी। आवर्त सारणी में जो एक विकर्णी संबंध आता है बेटा, विकर्णी संबंध, इसे नोट कर ले अच्छे से। विकर्णी संबंध होता क्या है, इसमें लिखें आवर्त 2 व आवर्त 3 के तत्व विकर्ण में आपस के तत्वों के गुणों में समानता व्यक्त करते हैं, जिसे विकर्णी संबंध कहा जाता है। जैसे सोडियम लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर लिखा तीसरा पीरियड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसे लिखे चले। तो लिथियम बेरिलियम लिखा, सोडियम मैग्नीशियम लिखा, तो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ जो होगा ना विकर्णी संबंध होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, विकर्ण के समय दिखाई देता है। चलो मैं एग्जाम्पल में दिखा दूंगा, क्योंकि देख लेना विकर्णी संबंध क्या होता है, बुक में विद्या में ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा आपको। मैंने परिभाषा बता दी है आपको, ये इतनी याद कर लेना बहुत हो जाए। एक होता है और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है केमिस्ट्री से, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण की तरह अगर नोट करना चाहें आप तो लिखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, एरो खींचे, एरो खींच दिया, बस बेटा सनलाइट दिखा दी, ऊपर लिखिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और फिर उधर लिखिए Ag+Cl2। अब आप सोच रहे इधर तो Cl एक था, उधर 2 हो गए, तो बेटा इधर 2AgCl कर लीजिए, उधर Ag पर भी 2 लगाइए और Cl2 तो बन ही गया, प्रकाशीय वियोजन हो गया बेटा। बाकी बेटा रिएक्शन है, अब रिएक्शन में आपको कैसे बताऊं, है तो बड़ा कठिन टास्क, मैं कोई तरकीब सोचता हूं। महत्वपूर्ण अभिक्रिया, बाकी एक क्वेश्चन आ सकता है किण्वन क्या होता है, किण्वन थ्योरी वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, बाकी रिएक्शन अगर हो जाएगा तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, बाकी वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, बाकी आप कंसल्ट कर लीजिएगा हमसे, फोटो भेजने के कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। और क्या करना चाहता, किण्वन, हाँ किण्वन लिखो बेटा, किसी शर्करा का ईस्ट या जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। ठीक है, किण्वन आ गया आपको, दोबारा नहीं बोलूँगा डेफिनेशन, एक बार याद कर लीजिएगा। अब इधर लिखिए बेटा शर्करा या फिर ग्लूकोज लिख लिए, सिंपल सी वर्ड्स। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, एरो खींचिए, जाइमेज एंजाइम पर लिखिए, फिर उधर लिखिए बेटा एरो के उस तरफ C2H5OH प्लस CO2। ठीक है, और एथिल एल्कोहल के आगे 2 मोल लगा लीजिए, फिर बैलेंस कीजिए, बैलेंस हो जाएगा, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लीजिएगा, शायद बैलेंस हो जाएगा, तो देख लेना 2 मोल CO2 के। फर्मेंटेशन हो गया, संतृप्त बता दिया बेटा। एक स्थिरीकरण अभिक्रिया होती है, स्थिरीकरण पढ़िएगा बेटा आप लोग, योगात्मक अभिक्रिया पढ़िएगा आप। मैं अगर लिखता हूँ तो बेटा मैं भेज किसी पे अपलोड कर दूंगा, कि बच्चे को लिखाता रहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कठिन टास्क है मेरे लिए, बहुत सारा है, अभी इंटर के लिए रेडी करना है, 11th 10th के लिए रेडी करना, कठिन काम होता है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो फिर केमिस्ट्री का हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री का और कोई चैप्टर बाकी रह जाता है आपका। कार्बन हो गया, आवर्त सारणी की भी बता दिए हैं, दीर्घावर्त, आम्ल क्षार लवण से बेटा, हाँ भूल गया था, धावन सोडा बनाने की विधि और खाने के सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये 4 चीज़ें बेटा आपको रेडी करनी है। और कहूँ तो बस इतना जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ रासायनिक अभिक्रिया आएंगी, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सम विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो इतनी बात अगर आप रेडी कर ले तो केमिस्ट्री में काफ़ी हद तक कर भी पाएंगे। और हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी विद्या बस टिक करके जाना अच्छे से, पीएच पैमाना जरूर पढ़ के जाना। हाँ, सोरेंसन ने दिया था पीएच पैमाना में, पढ़ाया भी अच्छे से, आप पीएच पैमाना अच्छे से रेडी कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी केमिस्ट्री में अगर इससे रिलेटेड कोई और परिभाषा, कोई ऐसा कुछ जो डिफिकल्ट लगे, जो डेफिनेशन
सर हमें ये परिभाषा याद नहीं, जो परिभाषा आपको याद ना हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं परिभाषा सिंपल करके आपको लिखा दूंगा। हाँ तो याद जरूर करिएगा क्योंकि बेटा वो जरूरी है बेटा, याद करे बिना काम चलेगा नहीं, आपको याद तो करना पड़ेगा। तो आप जो कमेंट में जो डिफिकल्ट लगे वो जरूर लिखिए। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपको वो उतना वो कर लीजिएगा, बाकी ये रेडी हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको बायोलॉजी के विषय में। तो ये रहा केमिस्ट्री का पूरा इंपॉर्टेंट, अब बायोलॉजी के हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा 2 मिनट, चलिए बेटा अब डिस्कस करते हैं बायोलॉजी क्वेश्चंस पर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बेटा, क्योंकि होता क्या है कि पढ़ाना हो ठीक है, लेकिन आपको बोर्ड है तो आपको हिसाब से बताना भी पड़ता है क्या अच्छा लिख पाए। मैं तो आपको सिंपल वे में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ डेफिनेशन याद नहीं होती है और आपको कठिनाई महसूस होती है, तो कुछ हद तक मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल कर दूंगा चीज़ों को। बाकी अब कर लीजिए, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, बाकी विद्या में दिया है आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, प्रयास कर रहा हूँ मैं। चलिए समझ रहे हो, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है। हाँ लास्ट में चुटकुला सुनाऊंगा, अच्छा सा मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। स्टार्ट करते हैं। पहला यकृत के कार्य बेटा, पेपर में आएगा यकृत के कार्य बताइए। यकृत के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ठीक, कुछ जनरल नॉलेज बातें करें। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। रुधिर लाल लाल क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते थे हम उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बात समझ में आती। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है शरीर में तो बेटा हमें सांस आने लगती है, थोड़ी सी सांस फूलने लगती है। अच्छा, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बता दो बेटा। धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है। सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, अभी रीजनिंग में अंतर आता है। अच्छा अच्छा ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर जल से? हाँ तो बहुत महारत दे रहे होंगे सर, CO2 से निकाल दीजिए सर। बेटा CO2 से नहीं निकलती है, निकलती है जो वो है जल से ऑक्सीजन निकलती है। कहाँ से निकलती है? जल से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, तो ये बात अब ध्यान रखिए बेटा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कभी मत निकालिएगा। ठीक है, चलो मैं यकृत के कार्य पढ़ लेते हैं, फिर बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फाइनल लिख करूँगा मैं। तो यकृत का पहला कार्य लिखिए बेटा। यकृत पित्तरस का स्त्रावण करता है। ठीक है, पित्तरस निकलता है यकृत से। दूसरा, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। मैच कर लीजिए, मैं बहुत कम शब्दों में बोल रहा हूँ सब कुछ। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और तीसरा क्वेश्चन नोट करिए बेटा, तीसरी बात नोट करिए बेटा, यह भोज्य पदार्थ को संचित करने में सहायक होता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं ना वो ग्लूकोज होता है, फिर हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में यकृत में ही वो क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। तो भोजन को संचित करने का कार्य भी क्या करता है? यकृत करता है। ये 3 कार्य आप अच्छे से याद कर लिए, बाकी आप पढ़िए, आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि वो याद रहने वाले, क्योंकि सब आप समझ सकते हो, इतना ज़्यादा होता है कि सबको लिखा पाना थोड़ा सा कठिन होगा। ये मतलब जो टीचर है तो पूरा सब कुछ आता है, इनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं। समझ बुझ के लिखाने बेटा अपने वर्ड्स में लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको सिंपली फॉर्म में बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें अच्छे से लिख पिए। और रही बात अब बेटा आ जाता है रुधिर के कार्य बताओ। तो बेटा रुधिर का कार्य क्या है? रुधिर प्रसंचन तंत्र होता है ना, प्रसंचन तंत्र आपके बारे में, उसके कार्य पूछे जाते हैं आपसे। तो रुधिर का कार्य क्या होगा? रुधिर का कार्य भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, पहला कार्य। ऑक्सीजन का स्थानांतरण करना, दूसरा कार्य। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थानांतरण करना, तीसरा कार्य। ताप का नियमन करना, चौथा कार्य। हार्मोन का स्थानांतरण करना, चौथा कार्य। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं यकृत के कार्य के अंतर्गत। और रुधिर और लासिका में अंतर आपको याद करना है। ये तो विद्या में सिंपल लिखा है, इसमें क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, रुधिर लाल लाल होता है, रुधिर का रंग लाल होता है, या जो हमारा लिम्फ लासिका होती है वह रंगहीन होती है। उसमें प्रोटीन की मात्रा कम, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें WBC ज़्यादा, उसमें RBC ज़्यादा होती हैं। RBC हो ना तो कुछ पढ़ेगा, आ जाएगा आपको, कठिन नहीं है। धमनी सिरा में अच्छे से अंतर याद कर लीजिएगा बेटा। धमनी में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है ऑक्सीजन युक्त, सिरा में ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है, मतलब अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। धमनियाँ हृदय से रुधिर को शरीर की ओर ले जाती, शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं। सिराएं शरीर के अंगों से हृदय तक लाती हैं रुधिर को। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है, इस बात को दिमाग में रखें। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रुधिर बहता है, इस बात को भी दिमाग में रखें। ठीक है, तो कुछ अंतर है इस तरह के, अच्छे से याद कर सकते हो आप।
कठिन नहीं है ये जो मैंने बोला आपको। 3 डिफरेंस तो अच्छे से याद हो गए, मजबूत कर लीजिए इनको, बाकी आप 1-2 डिफरेंस पढ़ लीजिए, अच्छे से आ जाएगा आपको। ठीक है, बेटा फिर आता है परजीवी क्या होते हैं। परजीवी मतलब दूसरे परजीवी, मतलब दूसरे परजीवी मतलब दूसरे पर जो जीवित रहते हैं, वे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं बिना कुछ लाभ प्रदान किए हुए, तो हम उसे कहते हैं परजीवी। ठीक है, जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। जैसे है लीच बता रहा हूँ, उसको कहते हैं जोंक हो गया, जूं हो गया। हाँ, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखें, उदाहरण लिख देंगे, इतना काम हो जाएगा 1 नंबर में। और आपसे पूछा जाएगा किडनी यानी वृक्क के कार्य बताओ, तो वृक्क कार्य क्या होता है सुनो। तो पहले तो बेटा रुधिर को छानना, रुधिर को साफ करना किसका कार्य होता है, वृक्क का कार्य होता है। दूसरा क्या होगा, दूसरा भैया ताप का नियमन करना यकृत का कार्य होता है, और यूरिया को यूरिन में परिवर्तित कर देता है, ये भी आप ध्यान दें। ये सब कार्य हो गए आपके किसके, वृक्क के। सर आप बड़े छोटे छोटे कार्य बता रहे हैं, आप थोड़ा बढ़ाकर सेंटेंस बना के लिखिएगा। मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, आपको इन तरह के हिसाब से आंसर लिख देना है। अगर आ गया 2 नंबर में, चलिए बताइए किडनी के 2 कार्य। लो आप मच्छर मार रहे हैं, आपको आता ही नहीं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब बात आती है पर परागण स्वपरागण, ये तो आप पढ़ लीजिए विद्या से, इतना आसान है ये। हाँ, स्वपरागण पर परागण पढ़ लीजिए, 100% नहीं है, मतलब 100% नहीं होता नथिंग, तो अरे 90% तक आ जाएगा। यकृत का कार्य, मेंडल के नियम बेटा आप जरूर याद करिए विद्या में। देखिए बेटा आप लोग उदाहरण के पीछे परेशान मत हुआ करिए, जितने तक उनका नियम है, विद्या बड़ा सीमित नियम लिखा हुआ है। ठीक है, मेंडल का प्रभाविता के नियम और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं है, और स्वतंत्रता प्यूहन का नियम, ये जो कुछ बातें हैं, युग्मों की शुद्धता का नियम, हाँ याद आ रहा धीरे धीरे। ये नियम बेटा तीनों मेंडल के हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता नहीं सकता कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िए, 7 नंबर पेपर आपको फंसेगा, श्योर हूँ। लिंग सहलग्न लक्षण छोड़िएगा ना आप, आएगा लिंग सहलग्न लक्षण क्या होता है। हाँ, हीमोफीलिया बहुत जरूरी लिखो, मतलब वो क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं जो सिंपल वर्ड्स में आते हैं और आप उसको भी नहीं कर पाते हो ना। बाकी तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आप सबको रेडी करने पड़ेंगे। देखो अगर मैं अपलोड कर पाऊंगा तो अपलोड कर पाऊंगा वीडियो, क्वेश्चन लिखकर, आंसर लिखकर। बाकी अब विद्या से पढ़ जरूर लें। क्या बता रहा था मैं, हीमोफीलिया में नोट करिए बेटा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक डिसीज है। इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता। यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो उसका रुधिर अगर प्रवाह चालू हो गया तो बंद नहीं होता आसानी से। हाँ, तो ऐसे रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। ठीक है, अब बात आती है वर्णांधता क्या होती है। ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है, ये भी एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति रंग लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, यह भी एक आनुवांशिक बीमारी जिसमें लाल रंग और हरे रंग में कोई विभेद नहीं कर पाता, तो बेटा इसे बोला जाता है वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता हो गई। अब आपसे क्या कहूँ, वर्णांधता मैंने आपको बता दिया, वर्णांधता बता दिया। तो अब बचा यकृत कार्य आप पढ़ लेंगे, धमनी शिरा में अंतर आप पढ़ लेंगे, अगर परागण स्वपरागण पढ़ लेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, और बेटा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला जरूर पढ़ लीजिएगा। हाँ, जैव निम्नीकृत और जैव अनिम्नीकृत 2 बातें होती हैं, मतलब डिकम्पोजिबल मटेरियल और नॉन डिकम्पोजिबल मटेरियल पढ़ लीजिएगा। जो आसानी से विघटित हो जाएं, जिन्हें जीवाणु विघटित कर दें, उनको बोला जाता है जैव निम्नीकृत पदार्थ, और जो आसानी से विघटित नहीं होते हैं उन्हें हम जैव अनिम्नीकृत कहते हैं, जो जीवों से विघटित नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो ये बेटा आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जैव निम्नीकृत अनिम्नीकृत। यकृत कार्य पढ़ लेंगे आप। लेमार्क का दानुनाथ आपके कोर्स में है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ाया तो नहीं है, शायद सिलेबस में नहीं था। अगर हो तो भैया जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे 7 नंबर क्वेश्चन टीचर दे देता है। बाकी बायोलॉजी में पाचन तंत्र लॉन्ग क्वेश्चन और उत्सर्जन तंत्र लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करिए, मजबूत करिए इसको, आप अच्छे से आ जाएगा पेपर में। बस बायोलॉजी में इतना पढ़ लेंगे, जो पूरे साल नहीं पढ़ा इतना पढ़ लेगा तो काम भर का कर लेगा। तो बेटा ये मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। बाकी तो क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा होते हैं कुछ कहा नहीं जाता है। ATP है, NADP है, इनके फुल फॉर्म याद कर लीजिए। जैसे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
ठीक है। और बेटा एक होता है निकोटिनामाइड एडनिन डाई निक्लोटाइड फॉस्फेट, NADP, निकोटिनामाइड एडनिन डाई निक्लोटाइड फॉस्फेट, ये बेटा होता है NADP का। DNA और RNA में अंतर पढ़ लीजिएगा बेटा आप, ठीक है। DNA RNA में टीचर कभी कभी अंतर दे देता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और RNA का होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। यह एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये एक अनुवांशिक वाहक है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन होते हैं। ATGC होता है इसमें ए होता है, एडेनिन होता है, ग्वामिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है। यहाँ थायमिन, DNA में थायमिन होता है, इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक होता है, ठीक है। DNA बेटा क्या है, द्विकुंडलित है। RNA एक कुंडलित, एक श्रृंखला में रहता है, मतलब एक कुंडल होता है उसका, ठीक है। तो ये बेटा थोड़ा DNA में बता दिया, आपको जानकारी हो गई। अदरवाइज और क्वेश्चन आपको बताना थोड़ा सा और है। आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन बेटा, आक्सीय श्वसन अनाक्सीय श्वसन में क्या लिखेंगे बेटा आप, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे आक्सीय श्वसन कहा जाता है। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनाक्सीय श्वसन कहा जाता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, विघटित हो जाता है। इसमें अपूर्ण तरह से टूटता है ग्लूकोज, ठीक है। तो कुछ अंतर्स हैं, डिफरेंसेस हैं, इनको याद करिएगा आप अच्छे से। मैं आपको हिंट कर रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज़ों को, बस यही इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि कुछ हद तक मैं मदद कर सकूँ आप लोग की, कि हाँ क्वेश्चन का आंसर हमको लिख लेना है। बाकी प्रोटीन क्या होते हैं बेटा, अमीनो अम्ल के बहुलक को प्रोटीन कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि में अति सहायक होते हैं। ज़्यादातर यह दाल में पाए जाते हैं, मछली में पाए जाते हैं, मीट मांस में पाए जाते हैं। इनसे शरीर की वृद्धि बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी शारीरिक संरचना बनाने में प्रोटीन सहायक होते हैं। इतना लिखना, 2 नंबर, बस इतना लिख देंगे, मिल जाएंगे नंबर, 2 नंबर देगा टीचर। और थोड़ा सा लिखे देंगे, प्रोटीन आता ही फिर काला उठाना, लिख देना, कहानी बना देना, डोंट वरी तो है। अब बताए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत शरीर में कौन है, सूर्य नहीं, शरीर के अंदर बात कर रहा हूँ। तो शरीर के अंदर होता है नहीं, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन शरीर में, सूर्य। कुछ होता है ना बांदर, ऐसे ही कह देते हैं उत्तर तो लिखेगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो अगर आए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तो लिखना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जटिल मिश्रण को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होते हैं, यह हमें कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा शरीर में सर्वाधिक ग्रहण की जाती है। आलू में सबसे ज़्यादा होता है, आलू में भी ज़्यादा होता है, चावल में भी होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लें। आपको हिंट कर रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ लेना, आप अच्छा ना मारिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी तो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूँ मेरे पास तो और हाँ, प्रकाश संश्लेषण जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। प्रकाश संश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये अच्छे से रेडी करिए आप, क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण को विस्तार पूर्वक समझाइए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, समझ पा रहे पूरी बात। प्रकाश संश्लेषण आप क्या समझते हैं पूरा, कैसे भी आए रेडी कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत हो तो कॉल मी, डोंट कॉल मी, मैसेज मी, आई विल रिप्लाई, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ फिजिक्स के बारे में, बाकी बहुत कुछ है बायोलॉजी में, मैं क्या क्या बता सकता हूँ, बट जितना बता रहा हूँ तब पढ़ लेंगे ना तो दावे के साथ अच्छा करके आएंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइंस के पेपर है, ठीक है। तो हम अब मिलते हैं बायोलॉजी वाले में सेक्शन, थोड़ी देर वेट करिए, इंतज़ार करना, हाँ जाना नहीं, आ गए, नोट करिए। फिजिक्स में जान तो थोड़ा सा कठिन होता सबके लिए, हाँ मतलब मैथ वालों की नहीं कह सकता, बाकी सबका भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है बेटा फिजिक्स में, तो कठिन काम है, समझो बहुत साथ हो रही है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, अगर पेपर में आ जाए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, देन लिखना, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है,
दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा उपयोग, नाक कान गले की जांच करने वाले डॉक्टर साहब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 2 उपयोग लिख दीजिएगा, बाकी विद्या खोलिए पढ़ लीजिए। 2 उपयोग मैंने आपको बता दिए। फिर प्रश्न आएगा, फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो लिख देना F बराबर R/2, F बराबर R/2, ब्रैकेट बंद कर देना और कहना F दर्पण की फोकस दूरी है, R कैपिटल R दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यही संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, इतना लिख देना। ठीक है बेटा, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, इसको मुझे बताना ना पड़े आपको। निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष रट ही लो आप, रट भी लिया होगा। जब पास की चीजें दिखाई न दे तो समझ जाना दूर दृष्टि दोष हो गया, और जब दूर की चीजें दिखाई न दे समझ जाना निकट दृष्टि दोष हो गया। यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो लोग को बोलता है निकट की चीज दिखाई नहीं देती होंगी, ऐसा नहीं है। तो समझ बूझ कर याद करिए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से रेडी करिए उसको। फिर तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लेंस की फोकस दूरी से आप, लेंस की फोकस दूरी नहीं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस, किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, P बराबर 100/F, F इन सेंटीमीटर, इतना लिख के परिभाषा लिख के छोड़ देंगे। इतना आप आगे पढ़ लीजिए आप, ये आपकी लेंस की क्षमता हो जाएगी। अच्छा, और आपसे क्या पूछा जाएगा? ओम का नियम, अच्छे से रेडी कर लीजिए उसको। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब, लंबाई आदि को अपरिवर्तित रखा जाए तो उसमें प्रवाहित धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। समझे? इसी तरह अच्छे से दिया गया है बुक में, तो याद कर लीजिए और उसकी सीमाएं याद कर लीजिए, उसकी सीमाएं याद कर लीजिए। ओम का नियम, उसकी सीमाएं, फ्लेमिंग का नियम, बाएं हाथ का नियम भी, दाएं हाथ का नियम भी। ऐसे ऐसे करते तुम लोग, शिंग शिंग। हम अपनी बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर एक दूसरे के क्या हों, परपेंडिकुलर हों। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जरूर रटिए इसको। चलिए, उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा? विद्युत मोटर, लॉन्ग क्वेश्चन में फंस गया, आ जाएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। विद्युत मोटर डायनामो से आता है। देखिए, कभी कंफ्यूजन हो जाता है विद्युत मोटर डायनामो, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा चेंज करिएगा। वैसे यह सिद्धांत बदल जाता है। विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और डायनामो जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अरे अम्मा, शादी में जाते हो, इंजन स्टार्ट किया जाता है, डिग 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 डिग, उस वाला वही जनरेटर है। वो क्या करता है? मैकेनिकल वर्क कर रहे हो ना आप, बिजली बन रही है, समझ पा रहे हो? यही होता है जनरेटर। तो बेटा ये थोड़ा सा कार्यविधि आप अच्छे से रेडी करिए। और आपसे पूछा जाएगा क्रिटिकल एंगल यानी क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण की परिभाषा, इसका अपवर्तनांक के साथ संबंध जरूर पढ़िए आप लोग बेटा। जैसे कि